नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज। आज की कहानी है भटकती चुड़ैल। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे बहादुर दर्शकों, थ्रिल और चिल्स के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हमेशा हम ऐसी ही यूनिक एंड सस्पेंस से भरी कहानियां लाते रहते हैं। तो कहीं वो आपसे मिस ना हो जाए तो हेडफोन लगाएं और कमरे की लाइट्स बंद कर लें, क्योंकि डरावनी यात्रा शुरू होने वाली है। और हाँ, मैंने हाल ही में एक सस्पेंस और हॉरर से भरी कहानी हॉन्टेड हॉस्टल एक्सप्लेन की है। अगर आपने इसे मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देखें। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी, जो सच में बड़ी ही जबरदस्त है, जिसमें इमोशंस, डर और सस्पेंस है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, आज की कहानी में अंत तक बने रहना। ट्रस्ट मी, सस्पेंस खतरनाक है, जो आपको हिलाकर रख देगा। आज की दुनिया में किसी समझदार व्यक्ति से भूत प्रेत, चुड़ैल, डायन के विषय में बात करो तो वह सामने वाले शख्स को सनकी या अंधविश्वासी करार दे देता है। वहीं दूसरी तरफ किसी ऐसे शख्स से पूछिए जो ऐसे वाकये से गुजर चुका हो, तो वह अपने और उस खौफनाक घटना के अनुभव को बड़ी ही बेबाकी से सुनाता है। बशर्ते सामने वाले को उसकी बातों पर विश्वास करना ही पड़ेगा। लेकिन यकीन मानिए, आज भी इन आत्माओं का वर्चस्व कायम है। बस अंतर इतना रह गया है कि यह अब शहर से दूरस्थ इलाकों में, जहां आवाजाही कम हो, बाग बगीचे, बांसवारी, नहर के पुलिया के पास और पीपल के पेड़ों के आसपास अपना आधिपत्य जमाकर बैठे हुए हैं। जयंत कुमार बलूच 21 वर्ष का नवयुवक है और शारीरिक रूप से पतला है, लेकिन कमजोर नहीं। इसकी हाइट 5 फुट 3 इंच की औसत ऊंचाई है। इसके परिवार वाले इसे स्नेह से जय पुकारते हैं, तो इसके जिगरी दोस्त इसे यंत्र के नाम से चिढ़ाते हैं। इसके गांव का नाम अरंद है, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले में पड़ता है। इस गांव की सबसे अहम बात यह है कि यह शहर की आपाधापी से कोसों दूर है। यह मिर्जापुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के लोगों को किसी भी तरह का तनाव नहीं है। सभी अपने जीवन को खुशहाली से यापन कर रहे हैं। ये बात लगभग 4 वर्ष पुरानी है। अनिल कुमार की आज शादी थी और शाम 7 बजे अरंद गांव से 32 किलोमीटर दूर मुंदीपुर में बारात जानी थी। अनिल कुमार, राजीव रंजन और जयंत बलूच ने अंतिम वर्ष में स्नातक तक की पढ़ाई एक साथ पूरी की थी। तीनों एक ही गांव के होने की वजह से घनिष्ठ मित्र थे। जयंत बारात में जाने के लिए कपड़े इस्त्री कर ही रहा था कि तभी उसका मित्र राजीव रंजन उसके घर आया और बोला, क्यों हीरो, हो गई तैयारी? यह सुनते ही जयंत ने स्त्री को दीवार के सहारे रखते हुए कहा, कैसी तैयारी? अरे शाम को बारात में चलना है या नहीं? जयंत बोला, अभी शाम होने में बहुत वक्त है। राजीव रंजन बोला, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे चलें। जयंत बोला, मैं भी तो यही सोच रहा हूं, क्योंकि कल सुबह जल्दी भी आना है। राजीव रंजन ने कहा, इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? शाम को बारात तेरी बाइक से चल लेंगे। जयंत ने कहा, चल तो लेंगे, लेकिन मेरी बाइक में बस पेट्रोल पंप तक जाने लायक ही पेट्रोल है। राजीव रंजन बोला, तो फिर ऐसा करते हैं कि बाइक से ही चलते हैं और पेट्रोल की कीमत दोनों आधी आधी कर लेंगे। जयंत ने कहा, हम्म, यह उपाय सही रहेगा, क्योंकि कल मेरा जल्दी आना ज्यादा जरूरी भी है। यह सुनने के बाद उसने 50 रुपए का नोट उसे थमाया और उसने वह अपने पास सुरक्षित रख लिया। फिर थोड़ी देर में वह भी कुछ आवश्यक काम का हवाला देकर वहां से चला गया। राजीव की बताई योजना के अनुसार जयंत ठीक शाम 7 बजे उसके घर पहुंच गया, लेकिन राजीव को वहां न पाकर वह हैरान रह गया। उसके घर वालों से पूछने पर पता चला कि गांव का ही कोई व्यक्ति आया था और शायद वह उसी के साथ लगभग आधे घंटे पहले बारात के लिए निकल गया। जयंत ने जेब से मोबाइल निकालकर उसे कॉल लगाया, लेकिन उसका नंबर आउट ऑफ नेटवर्क एरिया बता रहा था। उसने 2-3 बार और कोशिश की, लेकिन खींचकर मोबाइल जेब में डाल लिया और उसे कोसते हुए बोला, यह राजीव रंजन है या कोई दंत मंजन? जब इसे कहा था कि ठीक 7 बजे चलना है तो यह किसके साथ चला गया? अगर उसे जाना ही था तो कम से कम बता तो देना चाहिए था। ऊपर से उसका नंबर भी नहीं लग रहा। यह कहते हुए उसने बाइक की चाबी घुमाई। कलाई घुमाकर वक्त देखा तो घड़ी 8 बजने का इशारा कर रही थी। उसने बाइक स्टार्ट की और अकेले ही आरंद से मुंदीपुर अपनी दोपहिया से निकल पड़ा।
अगले 40 मिनट के अंदर ही वह मुंदीपुर गांव आ चुका था। उसने देखा कि सड़क के किनारे रंग बिरंगी रोशनी के साथ एक कतार में कुछ लोग बिजली के लैंप को ढो रहे थे। ये लैंप अंधेरे में ऑर्केस्ट्रा वालों को रास्ता दिखाने का काम बखूबी कर रहे थे। ऑर्केस्ट्रा के आगे आगे गांव के कुछ लोग रंग बिरंगे परिधानों में अपने नृत्य कौशल का प्रदर्शन करने में मशगूल थे। इनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अब तक अपनी नृत्य प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिला था और वे इस मौके को खूब भुना रहे थे। कुछ अधेड़ उम्र के व्यक्ति हाथों के इशारे से आने जाने वाली गाड़ियों पर हुक्म चलाते हुए उन्हें अपने हिसाब से रास्ता दिखाने में लगे हुए थे। सभी अपने धुन में मस्त थे। वहीं दूसरी तरफ मेरा मित्र अनिल कुमार सुनहरे रंग की शेरवानी और कत्थई रंग की पगड़ी पहनकर सफेद घोड़ी पर बैठा था। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, जैसे कह रहा हो कि उसकी बर्बादी पर उसे छोड़कर बाकी सभी जश्न मना रहे हों और उसकी व्यथा सुनने वाला कोई नहीं। शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। इन सब पर जयंत की नजर हटी तो उसने बड़े ध्यान से निरीक्षण किया। उसे राजीव रंजन कहीं भी नजर नहीं आया। यह देख वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने अपनी बाइक को निर्धारित गंतव्य पर लगाया और फिर से राजीव को कॉल कर उसका पता लगाने की कोशिश की। जब उसने जेब से मोबाइल निकाला तो देखकर दंग रह गया कि उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। उसने जल्दी से मोबाइल ऑन किया और राजीव को कॉल लगाया। पहली ही रिंग में कॉल उठ गया, मानो राजीव काफी देर से उसी के कॉल की प्रतीक्षा कर रहा हो। कॉल उठते ही जयंत के कुछ कहने से पहले ही राजीव दूसरी तरफ से बड़बड़ाया, हरामखोर कहाँ है? मैं पिछले आधे घंटे से तेरा नंबर लगाते लगाते थक गया हूं और जनाब मोबाइल ऑन ऑफ किए बैठे हैं। मैं कब से तैयार बैठा तेरी राह देख रहा हूं। बोल, चलना है या नहीं? जयंत ने सोचा था कि वह राजीव की अच्छे से खबर लेगा, लेकिन यहां दांव उल्टा पड़ गया। राजीव ने सवालों का अंबार लगा दिया था। जयंत ने अपनी सफाई देने की बजाय राजीव को सब कुछ वहीं सामने बताने का निर्णय लिया। उसने राजीव से 20 मिनट का समय मांगा और उसे लेने के लिए वापस अपने गांव आरंद की ओर रवाना हो गया। रात के लगभग 9:30 बज रहे थे। बाइक चलाते हुए इलाका सुनसान प्रतीत हो रहा था। इस समय गांव में अक्सर सभी नींद के आगोश में समा जाते थे। जनवरी का महीना था। ठंड का मौसम होने के कारण सड़कों और चारों ओर शांति छाई हुई थी। शांति ऐसी थी कि किसी पक्षी के बोलने की भी आवाज नहीं आ रही थी, मानो ठंड की वजह से पक्षी भी रजाई ओढ़कर सो गए हों। जयंत अपनी बाइक को काफी तेज गति से चला रहा था क्योंकि वह जल्द से जल्द अपने गांव आरंद पहुंचकर राजीव के साथ बारात में शामिल होना चाहता था। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। रास्ते में बहुत ही कम घर थे। केवल हल्की ठंडी हवा का अनुभव हो रहा था। अचानक जयंत को रास्ते पर एक आकृति दिखी जो तेज दौड़कर रास्ता पार करना चाह रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह कोई औरत हो। जयंत ने झटके से बाइक के हैंडल को घुमाकर हेडलाइट उस आकृति की तरफ घुमाई। वह देखकर दंग रह गया कि वह आकृति पलक झपकते ही सड़क पार कर चुकी थी। जयंत को यह देखकर विश्वास नहीं हुआ कि कोई इतनी जल्दी सड़क कैसे पार कर सकता है। वह इन्हीं विचारों में उलझा हुआ था कि तभी उसकी बाइक की हेडलाइट बंद पड़ गई। जयंत हेडलाइट को ठीक करने के लिए रुक गया। काफी मशक्कत करने के बाद भी लाइट ठीक नहीं हुई। वह वहीं कुछ देर खड़ा रहा। तभी अचानक उसे एक साया अपनी तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। यह वही साया था जिसे उसने थोड़ी देर पहले पलक झपकते सड़क पार करते देखा था। साया जैसे जैसे पास आ रहा था, एक तीव्र और मनमोहक खुशबू फैल रही थी। कुछ ही पलों में वह साया उसके सामने था। उसकी मौजूदगी से वातावरण मादकता भरी सुगंध से भर गया। ऐसी खुशबू जयंत ने पहले कभी नहीं सूंघी थी। यह खुशबू जैसे जैसे वह महसूस कर रहा था, वह खुद पर नियंत्रण खोता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह खुशबू उस पर कोई जादू कर रही हो। अगले पल जयंत की नजर उस काले साये पर पड़ी। वह यह देखकर हैरान और प्रफुल्लित हो गया कि लगभग 5.5 फीट की एक औरत काली साड़ी में उसके सामने खड़ी थी। उसने अपना मुख घूंघट के अंदर छिपा रखा था। उसके पेट का बड़ा हिस्सा ढका न होने की वजह से उसकी नाभि का उभार साफ साफ दिख रहा था। जयंत की नजरें उसकी नाभि पर ही अटक गईं। जैसे रावण की शक्तियां उसकी नाभि में निहित थीं, ठीक उसी प्रकार जयंत को भी उसकी नाभि का एहसास हो रहा था। बहरहाल उसने खामोशी को तोड़ते हुए जयंत से ही प्रश्न किया, यहां इतनी रात को क्या कर रहे हो? उसकी यह बात सुनते ही जयंत बोल पड़ा, तुम्हें इससे क्या मतलब? यह सुनकर उस औरत ने बड़े प्यार से कहा, इतनी रात को तुम्हें इस जगह डर नहीं लगता? यह सुनते ही जयंत सकपका गया और थोड़ा ऊंचे स्वर में बोला, मेरी छोड़ो, पहले यह बताओ कि तुम यहां आधी रात को अकेली इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? उसने चालाकी भरे लहजे में जवाब दिया, अब मैं अकेली कहाँ हूं, तुम भी तो साथ हो। यह कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी सुनकर जयंत भी कुछ सामान्य हो गया। जब उसकी हंसी रुकी तो वह बोली, मैं तो अक्सर यहां आती रहती हूं, लेकिन तुम्हें पहली बार देखा है। जयंत ने उसकी इस हमदर्दी को देखते हुए अपनी सारी कहानी बता दी। उसकी बात सुनने के बाद वह हंसते हुए बोली,
बाबू, होनी को कोई नहीं टाल सकता। जो होना है वह तो होकर रहेगा। इसे न तुम बदल सकते हो और न ही। यह कहते कहते वह अचानक चुप हो गई। जयंत ने भी उसे कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर खामोशी छाई रही। तभी जयंत के दिमाग में एक सवाल घर कर गया। वह मन ही मन बुदबुदाया, कहीं यह चुड़ैल तो नहीं? भला इतनी रात को कौन अकेली औरत खेत में भटकती है? नहीं नहीं, यह चुड़ैल नहीं हो सकती। यदि ऐसा होता तो इससे इतनी मनमोहक खुशबू कैसे आती? मैंने तो सुना है कि चुड़ैलों के जिस्म से सड़ीली दुर्गंध आती है और वे इतनी व्यावहारिक भी नहीं होती। लेकिन यदि यह सच में चुड़ैल हुई तो अभी पता चल जाएगा। यदि इसकी दोनों टांगें उल्टी हुई तो निश्चित रूप से यह चुड़ैल ही होगी। अब जयंत ने ध्यान से उस औरत के पांवों की तरफ देखा, लेकिन अपनी किस्मत को कोसने लगा। एक तो यह घनघोर अंधेरा और ऊपर से काली साड़ी, जिसकी वजह से उसके पांव पूरी तरह ढके हुए थे। वह अंदाजा ही नहीं लगा पाया। जयंत को उसके चुड़ैल होने के अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले थे, लेकिन उसका दिल ये मानने को भी तैयार नहीं था कि वह एक साधारण महिला है। बहरहाल उसने उसे एक साधारण महिला मान लिया। जयंत ने चुप्पी तोड़ते हुए उससे कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन इतनी रात गए इधर क्या कर रही हो? पता है ना, ये इलाका बाहुबलियों का है और ऐसी जगह पर इतनी रात को घूमना किसी खतरे को निमंत्रण देने जैसा है। अगर मेरी मदद करना ही चाहते हो तो यहां से तकरीबन 3 किलोमीटर पर मेरा गांव है, वहां मुझे छोड़ दो। बेशक मैं छोड़ दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे गांव का नाम क्या है? जी, आगे जो वरुणा नदी पड़ती है उसे पार करने के बाद लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर भरहेता नामक गांव के पास मुझे छोड़ देना। ठीक है, यह तो मेरे गांव जाने के रास्ते में ही पड़ता है। आ जाओ, बाइक के पीछे आराम से बैठ जाओ। यह कहते हुए जयंत ने अपनी मोटरसाइकिल के पीछे उसे बैठा लिया। वह औरत जयंत से लगभग चिपक कर बैठ गई। उसके इस कदर करीब आने से जयंत के शरीर में झुरझुरी सी दौड़ पड़ी। उसकी जिंदगी में ऐसा मौका पहली बार आया था कि कोई इतनी जवान और हसीन औरत उसके इतनी करीब आई हो। तो क्या नाम बताया था आपने? जी, मेरा नाम जयंत बलूच है। और आपका? मेरा नाम जानकर क्या करोगे बाबू? अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं बताना चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। नहीं बाबू, वह बात नहीं है। हम जैसे गरीब को पूछता ही कौन है? ये कैसी बातें कर रही हो? मैं भी तो एक गरीब किसान का ही बेटा हूं, लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाने की जगह दोनों हाथों से मेहनत करता हूं और खाता हूं। नहीं बाबू, मेरा वह मतलब नहीं था। खैर छोड़िए इन बातों को। ये बताइए, आपकी शादी हो गई है क्या? नहीं, अभी तो नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है कि जल्द आप जैसी कोई खूबसूरत लड़की मिल गई तो जरूर कर लूंगा। आपने मेरा चेहरा देख लिया क्या? यह कहते हुए वह औरत जयंत के जिस्म से और भी ज्यादा चिपक गई। नहीं, देखा तो नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं आप बेहद सुंदर होंगी, बिल्कुल अपनी खूबसूरत आवाज की तरह। तो आपको नहीं लगता कि इस खूबसूरत चेहरे का दीदार कर लेना चाहिए? यह तो मेरी मन की बात कह दी आपने। मैं तो कब से आपके चेहरे को देखने के लिए बेताब था, लेकिन कहने से डर रहा था कि पता नहीं आप क्या समझें। तो जनाब पीछे पलटिए ना, इस बार उसने बड़ी ही मादकता भरी आवाज में कहा। जयंत का पूरा ध्यान बाइक चलाने पर था। वह चाहकर भी उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, क्योंकि उसने बाइक के साइड मिरर पिछले हफ्ते ही हटा दिए थे और रास्ता टूटा फूटा होने की वजह से उसका ध्यान सड़क पर ही था। अगले ही पल वह औरत जयंत की कमर पर हाथ आगे की तरफ बढ़ाते हुए उसे प्यार से जकड़ लेती है और बोलती है, अब तो पीछे पलट कर देख लो मेरी जान। अचानक इस बदलाव से जयंत का बदन थरथरा उठा। उसने सोचा, अब इसे अचानक क्या हो गया है? यह क्यों बार बार मुझे अपने चेहरे को दिखाने के पीछे पड़ी है? अभी जयंत इन्हीं विचारों में खोया था कि वरुणा नदी का पुल आ गया। तभी वह औरत जयंत के गले पर पीछे से चुंबन करती हुई उसके कानों को अपने हल्के दांतों से काटते हुए बोली, अब तो मेरी आखिरी मंजिल भी आ गई है बाबू, पलट जाओ ना, एक दफा देख तो लो। क्या पता तुम्हारी तलाश मुझे देखने के बाद हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इधर जयंत के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे समझ में आ गया था कि वह औरत जरूर कुछ गलत करना चाहती है, इसलिए उसने अपना ध्यान सड़क पर केंद्रित करते हुए कहा, अरे इस कदर परेशान मत करो। देखो, वरुणा नदी को पार करते ही जैसे ही मैं तुम्हारे गांव छोड़ूंगा, तुम उतरने के बाद मुझे अपना चेहरा दिखा देना, क्योंकि गाड़ी चलाते हुए तुम्हारा चेहरा देखना मेरे लिए असंभव है और दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा है। जयंत की यह बात सुनते ही वह इस बार चीख कर बोली, ऐ लड़के, मैं कहती हूं पीछे पलट, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर जयंत सकपका गया। अभी जयंत यह सोच ही रहा था कि फिर उस औरत की तेज चीख सुनाई दी, तू देख, नहीं तो मैं तेरी इस गाड़ी से कूद कर तुझे भी गिरा दूंगी। तू समझता क्यों नहीं? बस एक बार पलट के देख ले मुझे, तुझे पलटना ही होगा, समझे? अचानक हुए इस बर्ताव से जयंत सकते में आ गया। अचानक उसे अपने दादा की कही हुई बात याद आ गई। दादा ने बताया था, एक बार ठिठुरन भरी ठंड में
मैं किसी गांव से अपने गांव आ रहा था। घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में मैंने खेत के रास्ते से शॉर्टकट लेने की सोची। उस वक्त मेरे पास घड़ी तो नहीं थी, लेकिन यह घटना मध्यरात्रि से पहले की है। मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। फिर अगले ही पल एहसास हुआ कि वह कोई मेरे बहुत करीब आ गया है। अचानक उसने कहा, कहाँ जा रहे हो मुसाफिर? यह सुनने के बाद भी मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अगली आवाज आई, मुसाफिर नाराज हो क्या? जब मैंने तब भी कुछ नहीं कहा तो वह अजनबी आवाज मेरे बिल्कुल करीब आकर मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। काफी देर तक मैं शांत रहा, लेकिन जब देखा कि वह अजनबी साया मेरा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है तो खींचकर मैंने कहा, हम कंपो पंप को सौर भी की है। देख, तेरी कोई भी युक्ति काम नहीं आएगी। तू लाख यत्न कर ले, मैं पीछे पलटकर नहीं देखने वाला। अगर हिम्मत है तो सामने आकर बात करिए। जाज तंते आए। मेरे ऐसा कहते ही वह साया वहां से गायब हो गया। पूरे रास्ते उसने मुझे फिर परेशान नहीं किया। मैं जानता था कि पीछे पलटकर देखने पर ऐसी नकारात्मक शक्तियां हमारे साथ घर तक आ सकती हैं या पलटते ही अनिष्ट कर सकती हैं। यह बात मैंने अपने पोते को भी बताई थी। जयंत ने इसे गांठ बांध लिया था कि कुछ भी हो जाए, ऐसे मौके पर कभी पीछे पलटकर नहीं देखना चाहिए। वर्तमान में जयंत को यह बात याद थी। वह भली भांति जानता था कि अगर उसने पीछे पलटकर नहीं देखा तो बुरी शक्तियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। वह इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि उसने देखा उस औरत का गांव आ गया है। उसने उसे आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसे एहसास हुआ कि जरूर कुछ गड़बड़ है। जैसे ही उसने पलट कर देखा तो स्तब्ध रह गया। पीछे कोई भी मौजूद नहीं था। उसने चारों ओर अपने सिर को घुमाकर देखा, लेकिन जहां तक उसकी नजरें गईं वहां सिवाय सन्नाटे के और कुछ नहीं था। जयंत अब पूरी तरह डर चुका था। वह समझ गया था कि यह कोई दुष्ट साया थी जो उसके साथ अनिष्ट करने के इरादे से उसकी बाइक पर सवार हुई थी। लेकिन वह अपने मंसूबों को अंजाम देने में नाकामयाब रही, क्योंकि जयंत को सही वक्त पर अपने दादाजी का अनुभव याद आ गया था। जयंत अभी भी उसी जगह खड़ा होकर चारों तरफ बार बार ऐसे निहार रहा था जैसे मानो वह औरत कहीं से भी उड़ती हुई उसकी बाइक पर आकर बैठेगी। वह अब लगभग पसीने से तरबतर हो चुका था। उसके हाथ भी कांपने लगे थे। अचानक उसने आव देखा न ताव मोटरसाइकिल को फेरारी के इंजन की तरह भगाते हुए हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहूं लोक उजगर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। अब वह उस अजनबी हसीना के गांव से काफी आगे आ चुका था। उसके मन में अभी भी ख्याल आ रहे थे, आखिर वह औरत कौन थी? अचानक उसे ऐसा क्या हुआ जो मुझे पीछे पलटकर देखने को मजबूर कर रही थी? क्या वह सच में चुड़ैल या कोई बुरा साया था, जैसा कि एक बार दादाजी का भी सामना हुआ था? जिस तरह से वह मोटरसाइकिल से बिना रुके गायब हुई, उससे तो यही लगता है कि वह हो न हो चुड़ैल ही थी। जयंत के दिमाग में बस यही सब उटपटांग विचार आ रहे थे। वह इस ठंड के मौसम में भी पसीने से तरबतर हो चुका था। शुक्र है कि मुझे दादाजी की वह बात याद रही और मैं उस औरत नहीं, वह औरत नहीं, चुड़ैल के कहने पर पीछे नहीं पलटा। यह कहते हुए उसने हनुमान जी का आभार व्यक्त किया। अब वह अपने गांव पहुंच चुका था। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, उसकी नजर राजीव रंजन पर पड़ी, जो उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही राजीव बोल पड़ा, तू मुझे बिना लिए क्यों चला गया था? वो मैं भूल गया था। ऐसे कैसे भूल गया बे, जब दोनों की बात हुई थी साथ में जाने की। राजीव की बात को अनसुना करते हुए जयंत ने मोटरसाइकिल की चाबी उसके हाथ में थमाई और बोला, ये ले चाबी और तू जा। राजीव उसके हाथ के स्पर्श मात्र से चौंक गया और बोला, अरे तेरा बदन इतना ठंडा कैसे है और तू इस ठंड में भीगा कैसे है? तबीयत ठीक तो है ना तेरी? इतना सुनने के बाद जयंत बिना कुछ जवाब दिए अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर चला गया। राजीव को कुछ समझ नहीं आया कि जयंत ने इस तरह की अजीब हरकतें क्यों की। राजीव वहीं खड़े खड़े खुद से बड़बड़ाने लगा, ये जयंत को क्या हो गया? यह फिर अपने नाम के अनुरूप किसी यंत्र की तरह बिना किसी कारण के बिगड़ जाता है। उसका शरीर ठंडा और पसीने से तरबतर था। मुझे तो लगता है जरूर इस बार भी वह वहां शादी में किसी से लड़ झगड़ कर आया होगा। खैर कोई बात नहीं, कल उससे उसके हालात जान लूंगा। मुझे अब जल्द वहां शादी में जाना होगा, नहीं तो खाली पेट ही सोना पड़ेगा। यह कहते हुए उसने मोटरसाइकिल में चाबी घुमाकर स्टार्ट की और अपने दोस्त की बारात की ओर रुख किया। लगभग 15 मिनट में ही वह वरुणा नदी के समीप पहुंच गया। पुल खत्म होने के बाद वहां से 3 रास्ते तीनों दिशाओं में जा रहे थे। वह इस इलाके में बहुत कम आया था, जिससे उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब कौन सा रास्ता पकड़े। वह वहीं उस 3 मुहाने पर खड़ा होकर माइलस्टोन मील का पत्थर पढ़ने लगा। तभी उसने देखा कि किसी की छाया एक झटके में सड़क पार कर गई। उस साये के गुजरते ही उसकी बाइक की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। यह देखकर वह और भी घबरा गया।
डर के मारे उसने अपनी मोटरसाइकिल को साइड स्टैंड पर खड़ा किया और मील के पत्थर के पीछे दुबक गया। वह देखता है कि उस साये के हाथ में लालटेन जल रही है और वह उसकी ही तरफ आ रही है। वह आदतन खुद से बड़बड़ाने लगा, ओह, यह कैसे संभव हो सकता है? कोई व्यक्ति पल भर में सड़क कैसे पार कर सकता है, वो भी हाथ में लालटेन लिए? अभी उसने यह कहा ही था कि वह साया ठीक उसके सामने थी। काले रंग की साड़ी से वह औरत सिर से पांव तक ढकी हुई थी। उसका घूंघट इतना लंबा था कि उसकी छाती तक आ रहा था, जिससे चेहरा देख पाना असंभव था। उसके समीप आते ही राजीव को ठंड ज्यादा महसूस होने लगी। यह वही साया थी जिसका थोड़ी देर पहले जयंत सामना कर चुका था। एक ही रात में इस चुड़ैल को अपना दूसरा शिकार मिल गया था। इससे पहले कि वह साया राजीव की हरकतें समझ पाती, उसने ऐसा नाटक किया जैसे वह मील के पत्थर के पीछे लघुशंका कर रहा हो। राजीव ने खुद को सामान्य करते हुए मील के पत्थर के पीछे से बाहर ऐसे निकला जैसे उसने कुछ देखा ही न हो। राजीव ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, वह औरत बोली, बाबू, अकेले कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर एक गांव है जिसका नाम मुंदीपुर है, वहां जा रहा हूँ। वहां मेरे एक दोस्त की शादी है। लेकिन तुम इतनी रात यहाँ क्या कर रही हो? मैं पानी की धारा को खेत की तरफ मोड़ने आई थी। अब वह काम करके वापस जा रही हूँ। क्या तुम्हारे घर में कोई मर्द नहीं है? कोई होता तो फिर मैं यहाँ क्यों भटकती इतनी रात को? बाबू, तुम्हें डर नहीं लगता? इतनी रात को सुनसान जगह से होते हुए अकेले ही जा रहे हो। अरे मेरी छोड़ो, यह सवाल तो मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ। बाबू, मुझे किसी का भी डर नहीं, ना मेरे आगे कोई है ना मेरे पीछे। अब मेरा कोई चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी बातें मेरी समझ से परे हैं। ये बताओ, तुम्हें किधर जाना है? मैं तुम्हें छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। आप जिस गांव जा रहे हो वहां से 5 किलोमीटर पहले एक गांव पड़ता है, वहीं जाना है मुझे। यह सुनते ही राजीव उससे बोला, ऐसा करो कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और मेरी मदद भी हो जाएगी। वह औरत, जो वास्तव में चुड़ैल थी, बिना किसी हिचकिचाहट और बिना कुछ बोले बाइक पर सवार हो गई। यह थोड़ा राजीव को अजीब सा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बाइक स्टार्ट करते हुए उसने पूछा, यहां से 3 रास्ते जा रहे हैं, हमें किस रास्ते पर जाना है? वो जो सबसे किनारे वाला रास्ता दिख रहा है, जहां शुरुआत में पीपल का पेड़ है, वहीं से ले लो। लेकिन मैं जब पिछले साल आया था तब इस बीच वाले रास्ते से उस तरफ गया था। सही कहा आपने, पहले वही रास्ता था, लेकिन अब उस पर गड्ढे बहुत ज्यादा हो गए हैं, जिससे दोनों को परेशानी होगी। ठीक है, जैसा आप कहो। वैसे भी आपको ज्यादा पता होगा। राजीव ने बाइक पीपल के पेड़ वाले रास्ते की तरफ घुमा दी और चल पड़ा। अभी कुछ दूर ही गया था कि उसकी बाइक की हेडलाइट, जो थोड़ी देर पहले अपने आप बुझ गई थी, फिर से अपने आप जलने लगी। यह देखकर उसे और भी अजीब लगा। उसने उस चुड़ैल से बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वह उस रास्ते पर बढ़ रहा था, वह कुछ अजीब से जवाब दे रही थी। राजीव ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आपको अनजान व्यक्तियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वह चुड़ैल बोली, मैं यहां वर्षों से आती जाती रही हूं। मुझे जो इंसान एक बार देख लेता है, वह मरने के बाद भी नहीं भूलता। राजीव ने घबराकर कहा, नहीं नहीं, मुझे इतनी जल्दी मरना नहीं है। तो इतनी खूबसूरत हो आप। यह कहते हुए नासमझ राजीव हंस पड़ा। जब वह शांत हुआ तो चुड़ैल ने कहा, तो चेहरा नहीं देखना चाहोगे मेरा? क्या फायदा? आपने घूंघट की जगह यह चादर जो ओढ़ रखी है, कोई कैसे देख पाएगा? तुम बोलो तो हटा दूं यह घूंघट? नहीं, रहने दो। किसी ने बेकार में देख लिया तो बात का बतंगड़ बना देगा। यह सुनते ही वह गुर्राकर बोली, तुम लोग समझते क्या हो अपने आप को? मैं देखती हूं कि तू कैसे नहीं देखेगा। उसकी अजीब सी आवाज सुनकर राजीव स्तंभ सा रह गया। वह सोचने लगा कि न जाने किसे आज साथ ले लिया है। वह बिल्कुल शांत होकर बाइक चलाने लगा और अपने मन में सोचने लगा, हे भगवान, यह औरत है या कोई बला? कब और कितनी जल्दी मैं इसे इसके गांव छोड़ दूं ताकि इससे पीछा छूटे। लेकिन राजीव को क्या पता था कि वह कैसी बला को अपने साथ लेकर अनजान मंजिल पर निकल पड़ा है, जहां से इंसान एक बार तो जाता है, लेकिन लौट कर जब आता है तो उसका शरीर नहीं होता, औपस्तों उतर गए हैं। तभी चुड़ैल ने कहा, ओह, जल्दी से बाइक रोको, मेरा दुपट्टा नीचे गिर गया है। यह कहते हुए उसने राजीव की कमर जोर से भींच ली। अरे यार, अब ये क्या बला है? अच्छा, पहले मेरी कमर छोड़ो, मैं रोककर तुम्हारा दुपट्टा दे देता हूं। राजीव ने अगले ही पल बाइक सड़क के बीचों बीच रोक दी। तभी उसे ख्याल आया कि वह औरत झूठ बोल रही है। उसने उसे डांटते हुए पीछे पलटकर कहा, अरे बेवकूफ, तूने मुझे गधा समझा है क्या? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तेरे पास कोई दुपट्टा वुपट्टा नहीं है, क्योंकि तूने काले रंग की साड़ी पहनी हुई है। लेकिन उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। वह बाइक पर बैठे बैठे ही पीछे की तरफ देखता है तो वहां कोई नहीं था। राजीव बहुत घबरा गया और तुरंत बाइक को साइड स्टैंड पर लगाकर अपने चारों ओर देखने लगा, पर कोई दिखाई नहीं दिया। अरे, ये औरत कहाँ गई? अभी तो कह रही थी कि उसका दुपट्टा गिर गया है। भला चंद सेकंड्स में कहां गायब हो सकती है? कहीं वो चुड़ैल तो नहीं है भगवान?
मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। उसने अपने मुंह से चुड़ैल शब्द निकाले ही थे कि उसने देखा कि सड़क के किनारे पीपल का पेड़ था। वहां उसे कोई आकृति दिखाई दी। ओह, मैं तो खामखा ही डर गया था। शायद उस औरत को शौच लगी हो, इस वजह से उधर जा रही हो। बेचारी शर्म के मारे मुझसे कुछ कह ना पाई हो और दुपट्टे के गिरने का बहाना बनाया हो ताकि मैं बाइक रोक सकूं। यह कहने के साथ उसने अपनी खोपड़ी को हल्के से अपनी हथेली पर झुका लिया और महिला के वापस आने का इंतजार करने लगा। जब काफी देर तक वह महिला लौटकर नहीं आई तो वह बोला, ओह, काफी देर हो गई है, कहीं वह महिला किसी परेशानी में तो नहीं है, मुझे चलकर देखना ही होगा। यह कहकर राजीव पीपल के पेड़ की तरफ चल पड़ा। अगले ही पल वह पीपल के पेड़ के करीब पहुंच गया। उसने पीपल के पेड़ के चारों तरफ सूक्ष्म निरीक्षण किया, लेकिन उसे वह महिला कहीं नहीं मिली। थककर वह पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। तभी अचानक उसके चेहरे पर कुछ तरल पदार्थ गिरा। उसने उसे छूकर सूंघने की कोशिश की तो बहुत तेज बदबू आई। उसने जल्दी से अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। वह चीख पड़ा, खखून, यह तो खून है, लेकिन यह कहां से? यह कहते ही उसने ऊपर देखा और अवाक रह गया। ऊपर काली साड़ी में एक औरत गले में फांसी का फंदा लगाकर लटकी हुई थी। उसकी जीभ ठुड्डी से नीचे तक लटक रही थी और उससे खून का रिसाव हो रहा था। वही खून उसके चेहरे पर गिरा था। उसने और ध्यान से देखा तो उस औरत के पैर बिल्कुल विपरीत दिशा में मुड़े हुए थे। वह ऊंचाई पर लटकी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी टांगें साफ दिखाई दे रही थीं। घबराकर राजीव वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसे ठोकर लगी और वह औंधे मुंह गिर पड़ा। जैसे ही उसने पलटकर देखा, उसकी नजर फिर उस फांसी पर लटकी औरत पर पड़ी। यह देखकर वह फिर से चीख उठा, अरे, यह तो वही काली साड़ी वाली औरत है जिसने मुझसे लिफ्ट मांगी थी और मुझे यहां तक ले आई थी। इसका मतलब यह कोई अबला नहीं, चुड़ैल है। यह कहते ही पेड़ पर लटकी चुड़ैल की आंखें खुल गईं और वह जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी से पूरा वीराना गूंज उठा। जैसे ही राजीव उठकर भागने को हुआ, चुड़ैल का शरीर उसके ऊपर गिर पड़ा। अपने लंबे लंबे नाखूनों से उसने राजीव के चेहरे को जंगली बिल्ली की तरह नोच डाला। राजीव की चीख से वीराना दहल उठा। किसी तरह उसने पूरी ताकत से चुड़ैल को धक्का दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन यह क्या, वह लाख कोशिशों के बावजूद अपने शरीर को हिला भी नहीं पाया। उसका खुद के शरीर पर नियंत्रण नहीं था, मानो किसी ने उसके जिस्म पर कब्जा कर लिया हो। वह कठपुतली की तरह वहां लेटा अपनी मौत का मंजर देख रहा था। राजीव चाहता था कि जोर से चीखे और वहां से भाग जाए, लेकिन अपनी बेबसी के आगे विवश था। सिवाय सोचने के उसके पास और कोई चारा नहीं बचा था। अगले ही पल चुड़ैल उसकी छाती पर बैठ गई और चीख कर बोली, मूर्ख, तू नहीं, तेरी मौत तुझे यहां खींच कर लाई है। तेरा दोस्त अपनी चालाकी से बच गया, लेकिन उसने तुझे मरने के लिए मेरे पास भेज दिया। अब आखिरी बार अपने इष्ट देव को याद कर ले, क्योंकि मैं अब तेरे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगी। तेरे लाल लाल रक्त से ही मुझे तृप्ति मिलेगी। यह कहकर चुड़ैल ने झटके में राजीव के धड़ से उसके कपड़े फाड़ दिए। राजीव अपनी मौत को इतना करीब देखकर चीख पड़ा, अरे दुष्ट चुड़ैल, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? भगवान के लिए मुझे छोड़ दे, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। यह आवाज उसके गले में काफी देर से अटकी हुई थी। चुड़ैल ने उसे आखिरी मौका दिया था कि उसके आखिरी शब्द गले में ही न अटके रह जाएं। वह बार बार खुद को कोस रहा था कि किसी तरह वहां से मुक्त हो जाए, लेकिन उसका हर प्रयास विफल हो रहा था। साथ साथ उसके दिमाग में यह भी चल रहा था, ओह, तो जयंत ने इस चुड़ैल का सामना किया था, जिसकी वजह से वह पसीने से तरबतर था। उससे पूछने पर भी नहीं बताया, क्योंकि उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। उसकी आंखों से अनायास ही आंसू निकल रहे थे, जो बहते बहते उसके मुंह में जा रहे थे। आज इस नमकीन आंसू के पीछे का दर्द उसे अपनी मौत से चुकाना पड़ रहा था। अगले ही पल उस चुड़ैल ने अपने नुकीले नाखून उसकी छाती में घूंसा दिया और उसकी छाती चीर डाली। राजीव असहनीय पीड़ा से तड़प उठता है और उसकी आंखें बाहर निकल जाती हैं, लेकिन वह दुष्ट चुड़ैल इतने पर भी नहीं रुकी। उसने राजीव के कलेजे को बाहर निकाला और चप चप छप करके खाने लगी। राजीव अपनी एड़ियों को जमीन में रगड़ते हुए इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। इधर जयंत बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वह बार बार राजीव के लिए चिंतित हो रहा था। वह जानता था कि राजीव को इन सभी बातों में विश्वास नहीं था। अब उसे उसकी जान की बहुत फिक्र हो रही थी। अब रह रहकर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था कि वह औरत अचानक कहां गायब हो गई। क्या वह सच में चुड़ैल थी? क्योंकि ऐसा करना किसी आम इंसान के बस में नहीं था। यही सब सोचते सोचते वह रात के किसी वक्त नींद के आगोश में समा गया। उसे वह चुड़ैल सपने में दिखाई दी, जिसमें वह उसके दोस्त राजीव की ओर चली आ रही थी, लेकिन करीब आते ही उसके रूप में भयावह परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद वह खून पीने वाली एक भयानक दरिंदा बन जाती है। उसके हाथों के नाखून खंजर के जैसे तेज होते हैं
और दांतों की पंक्ति में से आगे के 2 दांत चंगुल के जैसे तेज और बड़े थे, जो खून में डूबे हुए थे। आंखों का रंग गहरा लाल था, बिल्कुल खून की तरह, और वह निर्दयता से भरी हुई थी। यह सब देखकर मानो राजीव की सांसें थम चुकी थीं। वह चुड़ैल धीरे धीरे राजीव के नजदीक आ रही थी, लेकिन राजीव एक लाचार पेड़ के कटे तने की तरह असहाय महसूस कर रहा था और अपने आप को हिला भी नहीं पा रहा था। वह चुड़ैल राजीव के नजदीक पहुंच जाती है और उसका हाथ जोर से पकड़कर अपने तेज धार वाले दांतों को गड़ा देती है और खून पीने लगती है। राजीव अपनी जान छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है और बहुत चिल्लाता है, लेकिन वह पूरी तरह से असफल रहता है और उसकी सांसें धीरे धीरे उखड़ने लगती हैं। यह भयावह दृश्य देखने के बाद जयंत की नींद खुल जाती है और वह जोर से चीखता है, बचाओ, कोई राजीव को उस चुड़ैल के हाथों बचाओ। वह अपने चारों ओर देखता है और फिर उसने अपने हाथ को देखा, लेकिन उसे हर चीज साधारण नजर आई। फिर कहीं उसकी सांस में सांस आई। वह सोचता है कि यह सब उसका भ्रम था और फिर वह पुनः सो जाता है। लेकिन जब वह सुबह उठता है तो उसे कुछ कमजोरी सी महसूस होती है। फिर भी वह ज्यादा ना सोचते हुए जल्दी से राजीव को कॉल लगाता है, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑन ऑफ होने की वजह से बात नहीं हो पाती है। वह फ्रेश होकर जैसे ही बरामदे में जाता है तो उसकी नजर वहां मेज पर पड़े अखबार पर पड़ती है, जहां अखबार का पृष्ठ संख्या 3 खुला हुआ था और खबर छपी थी, दा निहित भटकती चुड़ैल का एक और शिकार। इस खबर को विस्तार से पढ़ता है। 22 वर्षीय नवयुवक वर्णी नदी के पास संदिग्ध स्थिति में मौत। युवक पास के ही अरंद ग्राम का निवासी माना जा रहा है। लाश पास के ही खेत में एक पीपल के पेड़ से लटकी हुई पाई गई। लाश की स्थिति इतनी खराब थी कि उसके कुछ अंग शरीर से मौके वारदात पर नदारद थे। इसकी मौत की वजह कुछ लोग जंगली पशुओं को दे रहे हैं तो कुछ लोग अंग तस्करी का हाथ बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ स्थानीय निवासी इसे उस चुड़ैल का प्रकोप बता रहे हैं, जो अक्सर रात को इस वीराने में लालटेन लेकर भटकती रहती है। 22 वर्षीय नवयुवक वर्णी नदी के पास संदिग्ध स्थिति में मौत। युवक पास के ही अरंद ग्राम का निवासी माना जा रहा है। लाश पास के ही खेत में एक पीपल के पेड़ से लटकी हुई पाई गई। लाश की स्थिति इतनी खराब थी कि उसके कुछ अंग शरीर से मौके वारदात पर नदारद थे। इसकी मौत की वजह कुछ लोग जंगली पशुओं को दे रहे हैं तो कुछ लोग अंग तस्करी का हाथ बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ स्थानीय निवासी इसे उस चुड़ैल का प्रकोप बता रहे हैं, जो अक्सर रात को इस वीराने में लालटेन लेकर भटकती रहती है। यह खबर पढ़ते ही जयंत वहां से सीधे भागता हुआ अपने कमरे में आ जाता है और अंदर से कुंडी लगाकर उसने अपने आप को घर के अंदर ही कैद कर लिया। वह अपने दिल की धड़कनों की गूंज पूरे कमरे में सुन रहा था और घबराहट में अपने सिर के बालों को खींच रहा था। 3-4 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था कि वह उस दिन बारात में क्यों गया। चलती हुई बाइक से वह चुड़ैल कैसे गायब हुई। वह चाहता तो राजीव की जान बचा सकता था, लेकिन यह सपना एक रात का नहीं था, बल्कि यह कहानी अब हर रोज और हर रात की बन चुकी थी। हर रात यही सब होता और सुबह उठता तो फिर उसे कमजोरी सी महसूस होती। ऐसे होते होते 6 दिन और बीत गए। जनवरी के आखिरी हफ्ते में जयंत की मां उससे मिलने को आती है। उसकी मां मिर्जापुर में सरकारी विद्यालय में सहायक अध्यापिका के पद पर एक शिक्षिका थीं। वह अक्सर महीने के अंत में एक बार अपने गांव अरंद अवश्य आती थीं। जैसे ही मां की नजर जयंत पर पड़ती है तो वह देखकर चौंक जाती है, क्योंकि जयंत का शरीर बहुत ही कमजोर और सूखा सा गया था। वह जयंत से आश्चर्यजनक रूप से बोलती हैं, मां, क्या बेटा, तू इतना कमजोर और दुबला पतला कैसे हो गया? क्या हो गया तुझे? जयंत, पता नहीं मां, हो सकता है कि खेत में ज्यादा काम की वजह से कमजोर हो गया हूं। मां, बेटे, खेतों के काम तो तू बचपन से ही करता आ रहा है, लेकिन तू पहले ऐसा कमजोर कभी नहीं दिखा। तुझे देखकर ऐसा लग रहा है मानो जैसे तेरे शरीर में खून ही ना हो। जयंत, मां, तुझे तो मैं हमेशा कमजोर ही लगता हूं। तू जब जब आती है मुझे ऐसा ही कहती है। मां, लेकिन इस बार की कमजोरी कुछ अलग नजर आ रही है। यह कहकर मां शांत हो जाती है। वह अंदर ही अंदर अब चिंतित हो चली थी। उसे संदेह हो गया था कि जयंत किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ चुका है। जयंत के पापा एक रात खेत में गए थे और वो तब से आज तक लापता हैं। उस रात उन्हें खेत की तरफ सबने जाते देखा था, लेकिन आते किसी ने नहीं देखा था। जितने लोग उतनी मुंह बातें। इतने वर्षों के बाद लगभग सभी ने उनके वजूद को भुला ही दिया था, लेकिन जयंत की मां की आंखों को आज भी उनके वापस आने का इंतजार था। जयंत अपने ताऊजी के परिवार के साथ ही यहाँ रहता था और घर की सारी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाता चला आ रहा था। उसे अपने गांव की मिट्टी से बहुत प्रेम था और अपने पिता से बहुत लगाव था, जिसकी वजह से
वह अपने पैतृक घर को छोड़ना नहीं चाहता था। रात को दोनों एक साथ खाना खाकर सो गए। उस रात को भी जयंत को वही सपना दिखाई देता है। तो फिर वह सुबह होते ही उस सपने के बारे में मां को बताता है। मां उसके सपने को नजरअंदाज किए बिना वह गांव के एक ओझा, जिसका नाम लल्लन ओझा था, से मुलाकात करती है और उसे यह सब बताती है और मदद करने के लिए मिन्नतें करती है। लल्लन ओझा, तुम्हारे लड़के के ऊपर एक चुड़ैल का साया है जो हर रात आकर उसका खून पीती है। जब तुम्हारा लड़का अर्ध चेतन अवस्था में होता है तो उसे यह सपने के जैसा लगता है। तुम उसके हाथ पर हल्दी का उबटन करना तो उस चुड़ैल के दांतों के द्वारा काटे और उसके पकड़ने से बने चिन्ह जो अदृश्य हैं वो दृश्य हो जाएंगे। माँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कल उसे देखते ही समझ गई थी कि इसके शरीर में रक्त की कमी हो गई है। उसकी आंखों के नीचे काले रंग के गहरे और काले धब्बे बन गए हैं। लल्लन जी, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुजबला पर। आप मेरे बेटे को उससे बचा लीजिए, कुछ उपाय बताएं। लल्लन ओझा, देखो, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद को बहुत मजबूत करना होगा। मैं जैसा कहूंगा ठीक वैसा ही करना होगा, अन्यथा उस चुड़ैल की शिकार तुम भी हो सकती हो। मां, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है लल्लन जी, बस मेरा बेटा जयंत पहले की तरह हो जाए। लल्लन ओझा, देखो, कल अमावस्या की रात है। कल की रात ही उसकी जिंदगी का फैसला होगा। कल की रात उसकी शक्तियां और भी प्रबल हो जाएंगी। वह चुड़ैल चाहेगी कि कल जयंत को अपने वश में करके हमेशा के लिए अपनी दुनिया में चली जाए। लेकिन तुम चिंता न करना, बस कल अमावस्या की रात तुम अपने बेटे जयंत को किसी तरह लेकर यहां आना पोए, ताकि उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाए। फिलहाल अभी यह लाल रंग का धागा लो जो अभिमंत्रित है। इसे अपने बेटे की दाहिनी भुजा पर बांध देना, जिससे वह चुड़ैल उसके निकट भी नहीं आ सकेगी, और वह बंटी अगर आस पास होगी तो वह चुड़ैल उसे दिखाई देने लगेगी। और जैसे ही वह दिखाई दे तो यह कलश उसके सामने करने के बाद इसका ढक्कन खोल देना और यह मंत्र उच्चारण कर देना। ओम नमो आदेश गुरु का। लाज रखो अपने चेले का। मंत्र सांचा कंठ कांचा, जो न समझे वह रह जाए बच्चा। धौलागिरी वारो चंडय सिंह की सवारी, जाके लंगुर है करत है अगारी। प्याला पिए रक्त को चंडिका भवानी, सब उपनिषद वेदवाणी में बखानी। भूत नाचे बेताल, लज्जा रखे अपने भक्त का पीड़ चखे। लिए हाथ भक्त बालिका दुष्टन प्रहारी, सारे दुख देत एक पल में पछारी। पकड़ के दे ऐसा पछाड़, कांप जाए मांस और हाड़। मत अबार तेरे हाथ में कपाल, मार के सीने के पार कर दे भाल। भक्षण कर ले जल्दी, आय के मुक्ति मिलत तब कहीं जाए के। जाए नहीं भूत पकड़ मारे जाए, तुम्हारे नाम लूं तो करे फाई फाई। राम की दुहाई गुरु गोरख का फंदा, नहीं भागेगा तो करेगा तो ये अंधा। उड़ो उड़ो चुड़ैल वहां, फुरो फुरो मंत्र स्वाहा। यह मंत्र उच्चारण कर देना तो वह इस कलश में समा जाएगी, और उसके बाद कलश का ढक्कन लगा देना तो वह चुड़ैल इसमें कैद हो जाएगी। लेकिन जैसे ही यह कार्य कर लो तो ध्यान रखना, ठीक उसी वक्त वह कलश लेकर तुम लोग मेरे पास आ जाना, तो फिर मैं उस चुड़ैल को हमेशा के लिए भस्म कर दूंगा। इस बात की सावधानी रखना कि गलती से भी वह ढक्कन न खुले, अन्यथा मैं उस चुड़ैल का बाल भी बांका नहीं कर पाऊंगा। माँ, बिल्कुल बाबा, मैं आपके बताए अनुसार ही सारे कार्य करूंगी। माँ इतना कहकर वह तुरंत लल्लन ओझा से वह मंत्र एक कागज पर लिख लेती है। लल्लन ओझा को दोनों हाथ जोड़कर घर की ओर निकल जाती है। वह घर पहुंचकर उस रात को उसे अपने ही कमरे में सोने के लिए कहती है। जयंत पर बारीकी से नजर रखती है। उस रात जयंत ने कोई ख्वाब नहीं देखा। पूरी रात जागे होने की वजह से सुबह किसी वक्त उसकी मां को नींद आ जाती। है बचाओ बचाओ, मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। अचानक इस आवाज के साथ दोनों झटके से उठ खड़े होते हैं। जयंत का मुंह खुला हुआ है और पसीने से उसका पूरा जिस्म भीगा हुआ है। वह सामने की तरफ देखता हुआ कांप रहा है। जयंत की मां उसे गले लगा लेती है। कुछ देर बाद जब वह सामान्य होता है तो उसकी मां कहती है, क्या हुआ बेटे, तुमने वह सपना फिर से देखा क्या? मां, मैंने आज सपने में अजीब सा देखा। उस चुड़ैल ने मुझे और मेरे दोस्त राजीव रंजन को मारकर किसी सुनसान खेत के पास पीपल के पेड़ में एक रस्सी को गले में बांधकर लटका दिया है। मैं बार बार बचाने की आवाज लगा रहा हूं, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं कर पा रहा है। यह कहते हुए जयंत फिर से अपनी मां के गले लग जाता है। उसे उस वक्त डरा हुआ देखकर उसकी मां उसे लल्लन ओझा वाली बात नहीं बताती है। पूरे दिन उसकी मां उस पर कड़ी नजर रखती है। जैसे ही सूर्यास्त होता है उसकी मां जयंत से कहती है, बेटे जाओ और जल्दी से स्नान करके आओ, तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। यह सुनकर जयंत नहाने के लिए चल जाता है। वह थोड़ी ही देर में नहाकर आ जाता है। जयंत की मां लल्लन ओझा के द्वारा बताई हल्दी लेपन की पहली विधि को करती है।
ऐसा करते ही थोड़ी देर के बाद जो परिणाम सामने आता है वह देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। जयंत के दाहिने हाथ और गले में जो दांतों के द्वारा काटने के निशान थे वे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। जयंत की मां ने जयंत को अब सब कुछ बताया, जो कुछ लल्लन ओझा ने कहा था, और फिर वह धागा जयंत की दाहिनी भुजा पर बांध दिया। लेकिन उन दोनों को यह मालूम नहीं था कि दीवारों के भी कान होते हैं। उसी कमरे के किसी कोने में उन दोनों की बातें और उपाय कोई सुन रहा था। यह सब बातें जो जयंत की मां ने उसे बताई थीं, वह सब बातें वह चुड़ैल वहीं पास में बैठी हुई सुन रही थी। धागा बांधते ही कुछ क्षण के पश्चात वह दृश्य होकर अचानक सामने आ जाती है, और फिर जयंत जैसे ही उस कलश को उठाने की कोशिश करता है, उसके पहले ही वह चुड़ैल उस कलश को कहीं दूसरी जगह छिपा देती है और अदृश्य हो जाती है। आश्चर्यचकित है। काफी मशक्कत के बाद उन्हें वह कलश घर के किसी कोने में मिल जाती है। जयंत की मां जैसे ही उस मिट्टी के कलश को उठाने के लिए बढ़ती है कि तभी अचानक वह कलश हवा में 4 फीट ऊंची उड़ती है और धरती पर गिरकर टूट जाती है। यह दृश्य देखकर दोनों डर जाते हैं और जयंत की मां लल्लन ओझा को यह पूरी घटना फोन पर बताती है। उसकी पूरी बात सुनने के बाद लल्लन ओझा कहते हैं, देखो, घड़ी में रात के 8 बजे का वक्त हो चला है। ठीक 3 घंटे बाद उसकी शक्तियां इतनी प्रबल हो जाएंगी कि उसका सामना करना मुश्किल हो जाएगा। जितनी जल्दी हो सके यहां मेरे पास पहुंचो, ताकि मैं दूसरे कलश को उसे कैद करने योग्य बना सकूं। जी लल्लन जी, हम बस 20 मिनट में आपके पास पहुंच जाएंगे। यह कहते ही जयंत की मां फोन रखकर तुरंत अपने घर से पड़ोस के गांव कैथल में लल्लन ओझा के घर के लिए अपनी कार में बैठकर जयंत के साथ निकल पड़ती है। लल्लन ओझा पड़ोस के गांव कैथल का ही रहने वाला था, जो जयंत के गांव अरंद से 5 किलोमीटर पे है। 5 किलोमीटर की दूरी पर था। जयंत कार ड्राइव कर रहा था और बाजू में उसकी मां बैठी हुई थी। अभी गांव से निकले मुश्किल से 2 किलोमीटर ही हुए थे कि तभी अचानक किसी की आवाज आई। अरे मुझे कहां ले जा रहे हो? मुझे उतार तो दो कम से कम। यह शब्द सुनते ही दोनों चौंक जाते हैं और एक साथ बोल पड़ते हैं, तुम कौन हो और कार में कैसे आई? खुद ही पलटकर क्यों नहीं देख लेते कि मैं कौन हूं? यह आवाज जयंत को जानी पहचानी लगती है। इससे पहले कि वह समझ पाता कि यह आवाज किसकी हो सकती है, तभी उसकी मां पीछे पलटने को हुई। यह देखकर जयंत जोर से चीखा, नहीं, बिल्कुल नहीं मां, भूलकर भी पीछे मत देखना। यह वही शातिर चुड़ैल है जिसने नाक में दम किया हुआ है। भूल से भी पीछे देख लिया तो यह अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगी। लल्लन ओझा पड़ोस के गांव कैथल का ही रहने वाला था, जो जयंत के गांव अरंद से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। जयंत कार ड्राइव कर रहा था और बाजू में उसकी मां बैठी हुई थी। अभी गांव से निकले मुश्किल से 2 किलोमीटर ही हुए थे कि तभी अचानक किसी की आवाज आई। अरे मुझे कहां ले जा रहे हो? मुझे उतार तो दो कम से कम। यह शब्द सुनते ही दोनों चौंक जाते हैं और एक साथ बोल पड़ते हैं, तुम तुम कौन हो और कार में कैसे आई? खुद ही पलटकर क्यों नहीं देख लेते कि मैं कौन हूं? यह आवाज जयंत को जानी पहचानी लगती है। इससे पहले कि वह समझ पाता कि यह आवाज किसकी हो सकती है, तभी उसकी मां पीछे पलटने को हुई। यह देखकर जयंत जोर से चीखा, नहीं, बिल्कुल नहीं मां, भूलकर भी पीछे मत देखना। यह वही शातिर चुड़ैल है जिसने नाक में दम किया हुआ है। भूल से भी पीछे देख लिया तो यह अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगी। यह सुनते ही उसकी मां वहीं रुक गई और उसने पीछे न देखते हुए कार के रियर व्यू मिरर में देखा। उसे वहां कोई भी औरत नजर नहीं आई। यह देखते ही वह समझ गई कि जयंत बिल्कुल सही कह रहा है। तो तुम दोनों नहीं मानोगे, तुम्हारा हाल भी उसी कलश की तरह होगा। मैं कहती हूं गाड़ी रोको, नहीं तो पीछे देखो। उस चुड़ैल की बात सुनते ही जयंत ताव में आ जाता है, क्योंकि आज वह अकेले नहीं था, उसके साथ उसकी मां भी थी। जयंत गुस्से में बोलता है, तुझे जो करना है कर ले, मैं आज भी तेरी बात नहीं मानने वाला। भुगतोगे, सब के सब भुगतोगे इसका परिणाम। यह कहते हुए वह ऊनी कर्कश हंसी के साथ हंसती है कि ठीक अगले ही पल धद फटाक, इस आवाज के साथ अचानक जयंत ने तेज ब्रेक मारकर कार रोक दी। जयंत के कार के विंड ग्लास पर खून की छींटों से वह लाल हो चुका था। उस चुड़ैल ने अपनी दुष्ट शक्तियों के दम से रास्ते में एक जानवर को मारकर कार की बोनट पर फेंक दिया था। अचानक से गिरे उस मृत जानवर को देखकर जयंत कार को रोककर जैसे ही बाहर निकलने को होता है, उसकी मां उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, खबरदार, जो इस कार से बाहर निकले तो। यह इस चुड़ैल की चाल है कि हम तय वक्त पर लल्लन ओझा से न मिल पाए। तुम्हें यह रक्षा कवच होने की वजह से प्रत्यक्ष रूप से हानि तो पहुंच नहीं सकती, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती।
इसलिए पुत्र तुम अब सावधान हो जाओ और आगे बढ़ो। जयंत साइड विंडो से बाहर झांकते हुए देखता है और अपनी मां से कहता है, लेकिन मां, कार के अगले पहिए के नीचे कोई काले रंग का कुत्ता दबा पड़ा है। उसके धड़ के ऊपर मेरे कार का अगला टायर चढ़ा हुआ है और उसका सिर कटकर कार के बोनट पर है। मत भूलो कि यह उस चुड़ैल का छलावा भी हो सकता है। यदि उसका सिर कार के बोनट पर है तो इसका मतलब वह मर चुका है, और मेरे हुए पशु पर अभी दया करोगे तो हम दया के पात्र बन जाएंगे। तुम बस किसी तरह यहां से निकलने की कोशिश करो। यह सुनते ही जयंत ने कार को थोड़ा पीछे किया और स्पीड के साथ आगे बढ़ता हुआ उस जानवर के जिस्म पर फच्चाक की आवाज करता हुआ कार को भगा लेता है। इस घटना के बाद वैसा कुछ नहीं होता जिससे दोनों विचलित हो जाएं। थोड़ी ही देर में जयंत की मां जयंत को साथ लेकर बाबा के घर पहुंच जाती है। जैसे ही अंदर पहुंचते हैं, सामने लल्लन ओझा सारी तैयारी के साथ वहां इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही लल्लन ओझा की नजर उन दोनों पर पड़ती है, वह सामने बने सफेद गोल घेरे में जयंत को कलश लेकर बैठा देता है और हिदायत देते हुए कहता है, देखो, जब तक मैं आदेश न दूं इस घेरे से बाहर नहीं आना। मैं जैसे ही अपने मंत्र खत्म करूंगा, तुम तुरंत इस कलश के ढक्कन को खोल देना और उस चुड़ैल के इसके अंदर समाते ही ढक्कन बंद कर देना। इतना सुनते ही उसने हामी में अपनी खोपड़ी हिलाई और उस सफेद घेरे में उस कलश को लेकर बैठ गया। उसके बैठते ही जो मंजर उनकी आंखों के सामने था, वह देखकर वे दोनों बहुत घबरा जाते हैं। उतने में ही बीच में वह चुड़ैल न जाने कहां से वहां आ जाती है। उसको आया देखकर जयंत की मां घबरा जाती हैं और डर के मारे जमीन पर गिर पड़ती हैं। उनके इस तरह गिरते ही वह चुड़ैल भी आसपास कहीं नजर नहीं आती। मरोगे सबके सब मरोगे आज। अचानक जयंत की मां अजीब सी आवाज निकालते हुए दोनों की तरफ घूरने लग जाती हैं। दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि यह क्या हुआ। लल्लन ओझा ने जब जयंत की मां की तरफ देखा तो उसकी मां की आंखें चढ़ी हुई थीं, जीभ ठुड्डी तक लटकी हुई थी और वह बहुत तेज तेज सांसें ले रही थी। लल्लन ओझा ने यह हुलिया देखा तो उन्हें यह समझते देर न लगी कि अब उसके अंदर वह भयानक चुड़ैल समा चुकी है। वह चुड़ैल अट्टहास करती हुई जयंत की ओर बढ़ रही थी। यह सब देखकर लल्लन ओझा उसे पकड़ लेते हैं और आगे जाने से रोकते हैं। अचानक उस चुड़ैल के हाथ बढ़ने लगते हैं और वह उस घेरे के अंदर गए बिना ही जयंत के हाथ में रखे हुए कलश को पकड़ लेती है और दूसरे हाथ से लल्लन ओझा को पकड़ते हुए हवा में 4 फुट ऊपर धकेल देती है। लल्लन ओझा उस कमरे में पड़ी लकड़ी के टेबल पर गिर पड़ते हैं। वह दोबारा हिम्मत जुटाकर अपने शरीर को घसीटते हुए बोलते हैं, जयंत बेटे, वह चुड़ैल इस घेरे के अंदर नहीं जा सकती थी। उसे इस बात की जानकारी थी, इसलिए उसने अब तुम्हारी मां के शरीर में पनाह ली है और वह कलश को तुमसे हथिया कर फिर से नष्ट करना चाहती है। यह कलश जिसके हाथ में होता है उसे ही वह मंत्र बोलना पड़ता है, इसलिए जल्दी से उस मंत्र का उच्चारण करो ताकि वह इस कलश में कैद हो सके। यह सुनते ही जयंत लगभग रुआंसी आवाज में बोला, लेकिन ओझा जी, वह मंत्र बहुत लंबा है और मैं बिना पढ़े नहीं बोल सकता। वह पर्ची मेरे शर्ट के जेब में पड़ी है, मुझे इससे मुक्त करवाओ तभी मैं पढ़ पाऊंगा। लल्लन ओझा खुद को बहुत ही बेबस समझ रहे थे। उन्हें उस कलश के अंत के साथ सभी का अंतिम समय नजर आ रहा था। उन्होंने इस अनहोनी के बारे में सोचा ही नहीं था कि वह धूर्त चुड़ैल कुछ ऐसा कर बैठेगी। अचानक उस चुड़ैल ने जयंत के हाथों से वह कलश ले लिया और बोली, हाँ, बड़े आए थे मुझे मुक्ति दिलाने वाले। आओ, अब तुम सबको इस मिट्टी के कलश की तरह मुक्त करूंगी। यह कहते ही उस चुड़ैल ने उस कलश को हवा में फिर से उछाल दिया। यह दृश्य देखते ही दोनों की आंखों में अनायास ही आंसू छलक उठे। तभी लल्लन ओझा ने अपनी शरीर की सारी ऊर्जा एकत्रित की और उछलते हुए कलश को जमीन पर गिरने से पहले ही लपक लिया। उस कलश को जयंत की तरफ उछालते हुए बोले, बस दुष्ट, अब बहुत हुआ तेरा छलावा, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। यह कहते हुए पास में पड़ी झाड़ू पर कुछ अक्षत और काले तिल फेंकते हुए यह मंत्र बुदबुदाते हैं, वैन हूं प्रेत प्रेतेश्वर आगच्छ आगच्छ प्रत्यक्ष दर्शय दर्शय फट। ओम हाँ ही हूं हौं सकल भूत प्रेत चुड़ैल डायन दमनाय स्वाहा। यह मंत्र उच्चारण करने के बाद लल्लन ओझा उसे झाड़ू से मारते हैं। उस झाड़ू के पड़ते ही वह दर्द से कराह उठती है, मानो जैसे उसे कोई चाबुक से मार रहा हो। जयंत के लिए यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह झाड़ू का कमाल है या चाबुक का, लेकिन जिसका भी असर था, अब वह लगभग खुश दिख रहा था। बोल, तू कौन है, कहां से आई है, क्यों तंग कर रही है इस मासूम को, बता इसने क्या बिगाड़ा है तेरा। यह कहते हुए लल्लन ओझा उस पर झाड़ू से टूट पड़ते हैं, लेकिन वह चुड़ैल सिवाय चीखने के कुछ नहीं कह रही थी। अचानक उसने मुंह खोला और बोली, नहीं,
छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी। अब बड़ी विचित्र स्थिति बन चुकी थी। कभी वह झाड़ू के प्रहार से होने वाले दर्द से बिलखती, तो कभी वह अट्टहास करके यूं हंसती जैसे उस पर इन सब का कुछ असर नहीं होने वाला। बात न बनते देख अगले ही पल लल्लन ओझा खड़े होते हैं और कोने में पड़ी एक कांच की शीशी लेकर आते हैं। उस कांच में लहसुन का पानी था, जिसे गंगाजल के साथ मिश्रण करके बनाया गया था। उन्होंने उस बोतल का ढक्कन खोला और बूंद बूंद उसकी खोपड़ी पर टपकाने लगे। जैसे ही पहली बूंद उसके जिस्म पर पड़ी, वह आज से तड़पने लगी, मानो जैसे 440 वोल्ट की बिजली प्रवाहित कर दी गई हो। वह तड़पते तड़पते बोली, ठहरो ठहरो, मैं सब बताती हूं। लेकिन क्या? बोल, जल्दी बोल, वरना कर दूं तुझे भस्म। लेकिन मेरी एक इच्छा पूरी करो। कैसी इच्छा? बोल, जल्दी बोल। अब तू क्या चाहती है? मुझे एक कटोरा खून चाहिए, लाल और गाढ़ा खून। फिर मैं सब बता दूंगी, जो भी तुम चाहते हो। किस्मत से लल्लन ओझा के घर के बाजू में ही दुकान थी, जहां से लोग मुर्गे और बकरे का मांस लेकर जाते थे। आसानी से वहां से एक कटोरे खून का इंतजाम हो गया। अगले ही पल लल्लन ओझा ने वह कहीं से भरा हुआ लबालब कटोरा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ले जल्दी अपनी प्यास बुझा और बता तू कौन है। खून से भरे कटोरे को देखकर उसकी आंखें चौंधियां गईं और उसने झट से उसके हाथों से छीनते हुए चप 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 की अजीब सी आवाज करते हुए गटगट करके पी लिया। पीने के बाद वह कटोरे को घुमाकर लल्लन ओझा की तरफ फेंक देती है। लल्लन ओझा अगर समय रहते नहीं झुकते तो वह कटोरा उनकी खोपड़ी पर जरूर टकरा जाता। वह वहीं से झुके झुके उस चुड़ैल को देखने लगा। अचानक चुड़ैल जोर जोर से हंसने लग जाती है, हंसते हंसते फिर रोने लग जाती है। थोड़ी देर में जब वह शांत हुई तो बोलती है, मेरा नाम महजबीन शेख है। मैं यहां से 150 किलोमीटर दूर स्थित किशनगंज में रहती थी। 21 वर्ष पहले मेरे जन्म होने के कुछ दिनों बाद ही मेरे वालिद मुझे और मेरी अम्मी को छोड़कर पड़ोस की एक महिला नुसरत बानो के साथ भागकर दुबई चले गए। मेरी अम्मी ने मेरा पालन पोषण बड़ी ही जिम्मेदारी से किया। वो सिलाई कढ़ाई के काम में निपुण थीं। मैं अपनी अम्मी की इकलौती संतान थी। वो मुझे देखकर जी रही थी। मैंने अपनी जिंदगी के 17 बसंत देख लिए थे। मेरी अम्मी के साथ लाख बुरा हुआ हो, लेकिन उन्होंने किसी से मुंह से शिकायत नहीं की। मेरी अम्मी ने किसी का बुरा नहीं चाहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मैं ही उनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ लाऊंगी जहां से वो मुझे भी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ जाएंगी। आज से ठीक 4 साल पहले दिसंबर का महीना था और सर्द रात में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मेरी अम्मी पिछले 7 दिनों से डेंगू से पीड़ित थीं। ऊपर से 2 दिन से लगातार अनावश्यक बारिश ने बेहाल किया हुआ था। आधी रात को जब मेरी नजर मेरी मां पर पड़ी तो देखा वो ठंड से कांप रही थीं। जब मैं उनके निकट गई तो उनका जिस्म बुखार से किसी जलती भट्टी की तरह तप रहा था। उनका इलाज सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर से चल रहा था, जो पास के गांव में ही रहते थे। मैंने देखा कि उनकी दवाई खत्म हो चली थी। मैंने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, मां, आपको तो बहुत तेज बुखार है, मैं पास के गांव के डॉक्टर से आपके लिए दवा लेकर आती हूं। मेरी बात सुनने के बाद मेरी मां कराहते हुए आवाज में बोली, लेकिन बेटी, इतनी रात हो गई है और बारिश भी बहुत तेज है। सुबह तक रुक जा, क्या पता मैं ठीक हो जाऊं या बारिश रुक जाएगी। नहीं मां, सुबह तक कहीं देर हो गई तो मेरे सिवा आपका है ही कौन। बारिश तो पिछले 2 दिनों से हो रही है। नहीं, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। यह कहकर मैं वहां से उतनी तेज बारिश में निकल पड़ी। उस वक्त मेरी अम्मी ने बहुत मना किया, लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी। पास का गांव जहां डॉक्टर रहता था मेरे गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। मेरे पास वहां जाने का कोई खास साधन नहीं था, इसलिए मैं कुछ पैसे लेकर अकेले ही पैदल चल पड़ी थी। बारिश इतनी तेज थी कि मानो जैसे किसी प्रलय को निमंत्रण दे रही हो। मैं अपने दुपट्टे से मुंह और सिर को ढककर चल रही थी। आज पहली बार यह रास्ता इतना सुनसान लग रहा था, मानो जैसे इधर भूतों का बसेरा हो। राह में जो इक्का दुक्का कुत्ते भी नजर आते थे, वो इस मूसलधार बारिश की वजह से कहीं ना कहीं दुबके बैठे थे। बारिश की वजह से मैं सिर से लेकर पांव तक अब भीग चुकी थी। अचानक मेरा पांव किसी गड्ढे में पड़ा और मैं अपने शरीर पर संतुलन नहीं रख पाई और उस गड्ढे में गिर पड़ी। खुदा का शुक्र था कि गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं था। मैं दोबारा से उठकर खड़ी हो जाती हूँ, लेकिन मेरे इस तरह अचानक गिरने की वजह से मेरी मुट्ठियां खुल गईं और जो पैसे मैं घर से लेकर आई थी वह वहीं कहीं गिर गए थे। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं दोबारा उन पैसों को ढूंढ नहीं पाई। मैं काफी देर तक रोती रही। एक बार मेरे मन में आया कि मैं घर वापस लौट जाऊं, लेकिन मां की दयनीय स्थिति देखकर खुद को दृढ़ किया और वापस खड़ी हुई। मैंने दुपट्टे से अपने बदन और अपने मुखमंडल को साफ किया। मेरा डॉक्टर के पास पहुंचना बहुत जरूरी था। मैं तेज कदमों से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ी जा रही थी।
तकरीबन पौन घंटे में मैं डॉक्टर के घर के दरवाजे पर थी। मेरे बार बार दरवाजा ठकठकाने की वजह से दरवाजा खुला और मुझे डॉक्टर देखते चौंक गए और बोले, अरे महजबीन बेटी, तुम यहाँ इतनी रात क्या कर रही हो? तुम्हारी यह हालत किसने की? डॉक्टर साहब, वो अम्मी। मेरे इतना कहते ही डॉक्टर साहब बोले, रुको, पहले तुम अंदर आ जाओ, फिर बताओ। उनकी यह सहानुभूति देखकर मुझे अच्छा लगा कि वो डॉक्टर होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं। उन्होंने मेरी सारी परेशानी गंभीरता से सुनी और बोले, देखो बेटी, इस वक्त मैं तुम्हें कुछ दवाइयां दे रहा हूं, इसे तुम जाते ही उन्हें दे देना। मेरा यकीन मानो, ये दवाइयां सुबह तक अपना असर दिखा देंगी और तुम्हारी अम्मी यकीनन पहले से बेहतर हो जाएंगी। यह बोलने के साथ वह डॉक्टर देखते हैं कि मेरा ध्यान कहीं और था, तो उन्होंने मेरे कंधे को पकड़कर हिलाते हुए कहा, माम पापा कहा। क्या हुआ महजबीन, तुम कहाँ खोई हुई हो? कुछ परेशानी है तो बोलो। डॉक्टर की बात सुनते ही मैंने संकुचित भाव से कहा, जी, बात यह थी कि मैं दवा के लिए पैसे लेकर आई थी, लेकिन वो मेरी लापरवाही की वजह से रास्ते में कहीं। इतना सुनते ही डॉक्टर बिदक गए और लगभग गुस्से में बोले, खबरदार, जो तुमने पैसों की बात की। मैं गरीब और असहाय लोगों से पैसे लेना पाप समझता हूं। तुम यह दवा लेकर फटाफट जाओ ताकि समय से उनको दवा दे सको। मैं बस अभी जाती हूं और उन्हें जाते के साथ दवाइयां दे देती हूं। ठहरो, मेरी आखिरी बात सुनते हुए जाओ। बाहर मौसम बहुत खराब है। ये लो, छतरी लेकर जाओ और मेरी एक बात का ध्यान रखना। कौन सी बात? डॉक्टर साहब, तुम्हारे पास एक बकरी है ना? हाँ जी है तो, लेकिन उसका क्या? उन्हें सुबह शाम 100 मिलीलीटर बकरी का दूध जरूर दो, क्योंकि तुम्हारी माँ को डेंगू है, जिसमें मरीज की प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। इस रोग में बकरी का दूध रामबाण साबित होगा। यह सबसे कारगर दवाई है। अब तुम जाओ और कल शाम को बताना उनकी स्थिति में कितना सुधार हुआ। उनकी बात सुनकर मैं अपने गांव की तरफ रुक कर देती हूँ। रास्ते की सर्द हवा मानो मेरी शरीर को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन मैं इस ठंड की परवाह किए बिना निर्भीक चली जा रही थी। मेरे पैरों की आहट भी मुझे डरा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मैं अकेले नहीं, मेरे पीछे कोई और भी है। थोड़ी देर में मुझे महसूस हुआ कि मानो जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चला आ रहा हो। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पीछे पलट कर देखूं। इतनी देर रात किसी के पीछे होने के एहसास और इस बारिश वाली ठंड के मौसम की वजह से मेरी सांसें भी जमने को हो गई थीं। मैं थोड़ी दूर चली ही थी कि वह आहट मुझे अपने बिल्कुल करीब महसूस होने लगी। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा तो मुझे कोई भी नजर नहीं आया। मैं बार बार मुड़कर पीछे देख रही थी, लेकिन मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। तभी अचानक मेरी आंखों पर रोशनी चमकी और मैंने अपनी दोनों आंखें ढक लीं। जब आंखें खोलकर देखा तो मैं चौंक कर रह गई। मेरे सामने एक बड़ी सी कार रुकी थी। कार के रुकते ही उसमें से कुछ बंदे फटाफट निकलने लगे और मुझे जबरदस्ती अमानवीय व्यवहार करने लगे। मैंने जब उस बात का विरोध किया तो मुझे उठाकर अपनी कार में बैठाकर वहां से रफ्फू चक्कर हो गए। वो मुझे उस रात वहां से उठाकर 150 किलोमीटर दूर मिर्जापुर के किसी भरहेता गांव में ले आए। उन वहशी दरिंदों ने मुझे वहीं किसी खंडहर में कैद करके रख दिया था। वो मेरे साथ कुछ दिन और रात तक मेरी इज्जत को तार तार करते रहे। मैंने लाख मिन्नतें की। मेरी माँ बीमारी से जूझ रही है, लेकिन उन कमीनों ने मेरी एक न सुनी। मैं 17 वर्ष की एक कमसिन लड़की उन चारों अधेड़ इंसानों के गुनाहों का भार नहीं झेल पाई और असहनीय पीड़ा को न झेल पाने के कारण अल्लाह को प्यारी हो गई। उन दरिंदों ने आनन फानन में मेरी लाश को वरुणा नदी से कुछ दूर एक पीपल के पेड़ के पास और ठीक उसके पीछे कुआं है, वहां डाल दिया। जैसे ही उन्होंने मेरी लाश को उस कुएं में डालकर पीछे मुड़ने की कोशिश की कि वहां किसी शख्स को खड़ा देखकर चौंक गए। वह शख्स और कोई नहीं, जयंत के पापा मयंत किशोर बलूच थे। उन्होंने मेरी लाश को ठिकाने लगते हुए देख लिया था। वह उन तीनों का विरोध करने लगे और बोले, देखो, तुम सबने ये ठीक ठीक नहीं किया है और मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। मैं अभी पुलिस को जाकर सब सच सच बता दूंगा। उनकी बात सुनकर वह चारों उन पर बहुत जोर से हंसे और उसे समझाने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही वो चारों आगे बढ़े, उनमें से एक को देखकर जयंत के पापा चौंक जाते हैं और बोलते हैं, अरे ठाकुर वीरेंद्र प्रताप, आप? ओह, तो आप हो इस घटना के पीछे। यह सुनते ही ठाकुर जोर जोर से हंसता है और बोलता है, जा मयंत, जा बोल दे पुलिस को। लगता है शायद तू भूल गया कि वह मेरे पुलिस को मैं जेब में लेकर घूमता हूं। मगर तू यह कैसे भूल गया कि तू मेरे फेंके हुए टुकड़ों पर पल रहा है? पिछले 7 सालों से तेरे पर मूल से ज्यादा तो सूद चढ़ चुका है। यह सुनने के बाद मयंत ठाकुर के पैर पकड़कर मिमियाते हुए स्वर में कहता है, लेकिन हुजूर, किसी की जान लेना रूहानी अपराध है ना, तो अब तू मुझे सिखाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। तुझे 7 दिन की मोहलत देता हूं। यदि तेरे अंदर जरा सा भी जमीर जिंदा है तो मेरे सारे उधार चुकता कर मैं अपने गुनाह कबूल कर लूंगा
और खुद पुलिस के हवाले कर दूंगा। लेकिन यदि तू ऐसा न कर सका तो इसी कुएं से कूदकर तुझे जान देनी होगी। बोल, कबूल है? हाँ ठाकुर, मुझे कबूल है। मैं 7 दिनों के अंदर अपनी सारी जमीन बेचकर तेरा उधार चुकता करूंगा। यह सुनते ही ठाकुर उसे अपने पांव से ठोकर मारता है और वहां से चला जाता है। उधर ठाकुर अपनी हवेली आते ही मयंत का हुक्का पानी बंद करवा देता है। मयंत की खेती से इतना अनाज की पैदावार नहीं हो पाती थी कि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, इसलिए उसकी पत्नी ठाकुर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाया करती थी। मयंत की घरवाली अव्वल दर्जे की पढ़ाकू थी, इसलिए उसने शादी करने से पहले प्रथम श्रेणी में बीए कर लिया था। लेकिन गरीब इंसान पढ़ाई करके ही सीमित रह जाता है और उसे एक उम्र तक विवाह करवाना जिम्मेदारी से ज्यादा बोझ नजर आने लगती है और समाज के बनाए गए उस ढांचे में खुद से सामंजस्य बैठा लेती है। 7 दिनों बाद भी वह ठाकुर का बाल बांका न कर सका तो वह एक रात उस कुएं की तरफ चल पड़ा। वह काजी देर लाचार और बेसहाय वहीं मौन खड़ा रहा और खुद से बोला, धिक्कार है मुझ जैसे गरीब का जो किसी को न्याय भी न दिला सका। मैं जीते जी भी उस वहशी ठाकुर का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इस धरती पर हम जैसे गरीब दुखियारों की भगवान भी सुनने वाला नहीं है। मैं अब ऐसी जिल्लत की जिंदगी और नहीं जी सकता। यह कहते ही मयंत किशोर बलूच अपने साथ लाए मिट्टी के तेल को अपने जिस्म पर छिड़कते हुए आग लगा ली और उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। आज भी उनका और मेरे जिस्म के कंकाल वहां अपनी बेगुनाही साबित कर रहे हैं और मुक्ति के लिए फरियाद कर रहे हैं। उनकी आत्मा आज भी वहां भटक रही है और गांव के काफी लोगों ने वहां कुएं के आसपास आग जैसे गोले जलते हुए देखे हैं, लेकिन पास जाते ही उन्हें कुछ भी एहसास नहीं होता। वह कुआं जिस जगह है वह बहुत ही अजीब जगह पर है। वहां से मिर्जापुर, बनारस, जौनपुर इन तीनों जिले की सीमा प्रारंभ हो जाती है। यहां अक्सर एक से एक अमानवीय कृत्य होते आए हैं, लेकिन कोई भी किसी के खिलाफ शिकायत नहीं करता। सबको अपनी जान की पड़ी है, परंतु मैं उनकी तरह शांत या सब किस्मत का खेल मानकर चुप रहने वाली नहीं हूं। मैंने ठाकुर और उसके तीनों साथियों को भी मौत के घाट उतारकर उसी कुएं में डाल दिया है। मैं आगे भी चुप रहने वाली नहीं हूं। उस वीराने में जो भी रात को भटकेगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी मैं सबको। यह कहकर वह लल्लन ओझा पर प्रहार करती है और उसके हाथ से झाड़ू छूटकर दूर गिर जाती है। वह चुड़ैल अचानक जयंत की मां के शरीर से बाहर निकल जाती है और लल्लन ओझा के छाती पर बैठ जाती है और अपने नाखूनों को लल्लन ओझा के कंधे में घुसेड़ डालती है। लल्लन ओझा दर्द से बिलबिला उठते हैं, मगर वह चुड़ैल उसके कंधे से खून की कुछ बूंदें निकालकर लल्लन ओझा के चेहरे पर लगा देती है। अचानक से उसकी जीभ लंबी हो जाती है और वह लल्लन ओझा के चेहरे पर लगी रक्त की बूंदों को चाटने लगती है, जैसे इस खून की बूंदों से उसकी तृष्णा मिट रही हो। वाह वाह, बस यही खून तो मुझे चाहिए। यह खून ही मुझे ऊर्जावान बनाता है और मुझे जवान रखता है। भला मैं इसे क्यों न चखूं? यह कहते हुए वह अपने चारों नुकीले दांत लल्लन ओझा के कंधे में घुसेड़ देती है, जहां उसने अपने लंबे नाखून घुसेड़े थे। इस बार पूरी जोर लगाकर लल्लन ओझा बोलते हैं, अरे मूर्ख, कब तक तमाशा देखेगा? अब जल्दी से अपनी ऊपर की जेब से वो पर्ची निकाल और उस मंत्र का उच्चारण कर। यह चंडालन रब तक नहीं उठेगी जब तक इसकी प्यास नहीं बुझेगी। मैं तब तक इसकी प्यास बुझाता हूं, लेकिन मेरे शरीर में सारे रक्त चूसने से पहले अपने कार्य को अंजाम दे देना। यह सुनते ही जयंत अपनी मां की तरफ देखता है। वह निढाल सी जमीन पर पड़ी हुई थी। उसने एक लंबी सांस ली और फुर्ती से अपनी जेब से वह पर्ची निकालता है और उस कलश के ढक्कन को खोलकर उस मंत्र को जोर जोर से बोलने लगता है। ओम नमो आदेश गुरु का, लाज रखो अपने चेले का। मंत्र सांचा कंठ कांचा, जो न समझे वह रह जाए बच्चा। धौलागिरी वारो चंडय सिंह की सवारी, जाके लंगुर है करत है अगारी। प्याला पिए रक्त को चंडिका भवानी, सब उपनिषद वेदबानी में बखानी। भूत नाचे बेताल लज्जा रखे, अपने भक्त का पीड़ चखे। लिए हाथ भक्त बालिका दुष्टन प्रहारी, सारे दुहक देत एक पल में पछारी। पकड़ के दे ऐसा पछाड़, कांप जाए मांस और हाड़। मत अबार तेरे हाथ में कपाल मार के, सीने के पार कर दे भाल। भक्षण कर ले जल्दी आके, मुक्ति मिलत तब कहीं जाए के। जाए नहीं भूत पकड़ मारे जाए, तुम्हारे नाम लूं तो करे फाई फाई। राम की दुहाई गुरु गोरख का फंदा, नहीं भागेगा तो करेगा तो ये अंधा। उड़ो उड़ो चुड़ैल वाह, फूरो फूरो मंत्र स्वाहा। हवैन हूं प्रेत प्रेतेश्वर आगच्छ आगच्छ, प्रत्यक्ष दर्शय दर्शय फट। ओम हाँ ही हूं हौं सकल भूत प्रेत, चुड़ैल डायन दमनाय स्वाहा। जैसे ही यह मंत्र खत्म होता है, वह चुड़ैल एक काले धुएं में परिवर्तित हो जाती है और किसी हवा की तरह उड़ती हुई उस कलश में समा जाती है। जयंत तुरंत इस कलश को ढक्कन लगा देता है। अगले ही पल लल्लन ओझा भी कराहते हुए उठ खड़े होते हैं। उनके उठते ही जयंत की मां भी खड़ी हो जाती है।
तीनों उसी वक्त कार में बैठकर वरुण नदी के पास पीपल के पेड़ के पीछे वाले कुएं के पास जाते हैं। कुछ स्थानीय लोगों की मदद से वहां उस कुएं से लाशों को निकलवाते हैं, लेकिन वहां लाश की जगह कुछ कंकाल मिलते हैं जिनकी पहचान कर ली जाती है। वहां उस कुएं से 5 नर अजर और एक मादा के कंकाल को उनके धर्म के अनुसार अंत्येष्टि करके इस लोक से मुक्ति दिला दी जाती है। उस कलश को उसी कुएं में डालकर मिट्टी से पूरी तरह कुएं को ढककर हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। जयंत और उसकी मां लल्लन ओझा का आभार व्यक्त करती हैं और वापस अपनी कार में पहुंच जाते हैं। ओह मां, रात के 3 बज गए हैं, लेकिन चलो शुक्र है कि उस चुड़ैल से पीछा तो छूट गया। हाँ बेटे, चाहे लोग आज भी विश्वास न करें, लेकिन मैं यकीन के साथ कहती हूं कि जब इस दुनिया में भगवान को मानते हो तो शैतान के वजूद को झुठलाना नहीं चाहिए। जिस तरह हम पॉजिटिव शक्तियों को चाहते हैं, उसी तरह हमें नकारात्मक शक्तियों के लिए भी हर पल तैयार रहना चाहिए। जयंत की मां ने अभी इतना कहा ही था कि अचानक जयंत ने झटके के साथ अपनी कार रोक दी। अचानक इस तरह ब्रेक मारने से जयंत की मां को सिर पर जोरदार चोट लगी और वह गुस्से में बोली, अरे अब क्या हुआ जो इस तरह से कार रोक दी? जयंत के मुंह से जब कोई जवाब नहीं आया तो उसने अपने बेटे की तरफ देखा, जो सड़क की तरफ अपनी उंगलियों से इशारा कर रहा था। जयंत की मां ने देखा तो उसके होश उड़ गए। कोई औरत काली साड़ी में एक हाथ में लालटेन को थामे सड़क को पार कर रही थी। उस औरत ने पलक झपकते ही सड़क को पार कर लिया। दोनों उंगलियां दबोचकर उस औरत को देख रहे थे। वह औरत अब धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। जयंत ने इस बार हिम्मत की और गाड़ी को रैकेट की तरह भगाने लग गया। अब वह साया सड़क के बीचों बीच था, लेकिन उसने कार रोकने की बजाय उसे उड़ा देना ही बेहतर समझा और एक्सीलेटर पर पांव दबा दिए। अगले पल वह साया उस कार के आर पार निकल गया, जैसे वह कोई धुआं हो, और निकलते निकलते कह गया, अरे बाबू, तनिक पीछे तो देख लो एक बार। उसकी मां पीछे पलटने को होती है, तभी जयंत बोल पड़ता है, नहीं मां, अब डरने की जरूरत नहीं है। अब उस चुड़ैल का खेल खत्म हो चुका है। जिसे तुमने देखा वह मात्र छलावा है और कुछ नहीं। यह सुनते ही दोनों एक साथ हंस पड़े। काफी समय के बाद दोनों एक साथ हंसते हुए अच्छे लग रहे थे। कुछ अनिष्ट न होने पर दोनों हल्की सी मुस्कान और खुशी के साथ अपने घर की ओर चले जाते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबने चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार। इस कहानी पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें और बताएं किसका रोल आपको बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही कहानियां लेकर मैं आपको जल्द मिलूंगा। तो दोस्तों, मुझे जरूर फॉलो कर दीजिए ताकि अगली कहानियों का आपको पता चले। आप सबका दिल से धन्यवाद। जल्द मिलूंगा नई कहानी के साथ। इस बार पूरी जोर लगाकर लल्लन ओझा बोलते हैं। अरे मूर्ख, कब तक तमाशा देखेगा? अब जल्दी से अपनी ऊपर की जेब से वो पर्ची निकाल और उस मंत्र का उच्चारण कर। यह चंडालन रब तक नहीं उठेगी जब तक इसकी प्यास नहीं बुझेगी। मैं तब तक इसकी प्यास बुझाता हूं, लेकिन मेरे शरीर में सारे रक्त चूसने से पहले अपने कार्य को अंजाम दे देना। यह सुनते ही जयंत अपनी मां की तरफ देखता है। वह निढाल सी जमीन पर पड़ी हुई थी। उसने एक लंबी सांस ली और फुर्ती से अपनी जेब से वह पर्ची निकालता है और उस कलश के ढक्कन को खोलकर उस मंत्र को जोर जोर से बोलने लगता है। ओम नमो आदेश गुरु का। लाज रखो अपने चेले का। मंत्र सांचा कंठ कांचा, जो न समझे वह रह जाए बच्चा। धौलागिरी वारो चंडय सिंह की सवारी, जाके लंगुर है करत है अगारी। प्याला पिए रक्त को चंडिका भवानी, सब उपनिषद वेदबानी में बखानी। भूत नाचे बेताल लज्जा रखे, अपने भक्त का पीड़ चखे। लिए हाथ भक्त बालिका दुष्टन प्रहारी, सारे दुहक देत एक पल में पछारी। पकड़ के दे सब छाड़, कांप जाए मांस और हाड़। मत अबार तेरे हाथ में कपाल मार के, सीने के पार कर दे भाल। भक्षण कर ले जल्दी आय के, मुक्ति मिलत तब कहीं जाए के। जाए नहीं भूत पकड़ मारे जाए, तुम्हारे नाम लूं तो करे फाई फाई। राम की दुहाई गुरु गोरख का फंदा, नहीं भागेगा तो करेगा तो ये अंधा। उड़ो उड़ो चुड़ैल वाह, फूरो फूरो मंत्र स्वाहा। हवैन हूं प्रेत प्रेतेश्वर आगच्छ आगच्छ, प्रत्यक्ष दर्शय दर्शय फट। ओम हाँ ही हूं हौं सकल भूत प्रेत, चुड़ैल डायन दमनाय स्वाहा। जैसे ही यह मंत्र खत्म होता है, वह चुड़ैल एक काले धुएं में परिवर्तित हो जाती है और किसी हवा की तरह उड़ती हुई उस कलश में समा जाती है। जयंत तुरंत इस कलश को ढक्कन लगा देता है। अगले ही पल लल्लन ओझा भी कराहते हुए उठ खड़े होते हैं। उनके उठते ही जयंत की मां भी खड़ी हो जाती है। तीनों उसी वक्त कार में बैठकर वरुण नदी के पास पीपल के पेड़ के पीछे वाले कुएं के पास जाते हैं। कुछ स्थानीय लोगों की मदद से वहां उस कुएं से लाशों को निकलवाते हैं, लेकिन वहां लाश की जगह कुछ कंकाल मिलते हैं जिनकी पहचान कर ली जाती है। वहां उस कुएं से 5 नर अजर और एक मादा के कंकाल को उनके धर्म के अनुसार अंत्येष्टि करके
इस लोक से मुक्ति दिला दी जाती है। उस कलश को उसी कुएं में डालकर मिट्टी से पूरी तरह कुएं को ढककर हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। जयंत और उसकी माँ लल्लन ओझा का आभार व्यक्त करती हैं और वापस अपनी कार में पहुंच जाते हैं। ओह माँ, रात के 3 बज गए हैं, लेकिन चलो शुक्र है कि उस चुड़ैल से पीछा तो छूट गया। हाँ बेटे, चाहे लोग आज भी विश्वास न करें, लेकिन मैं यकीन के साथ कहती हूं कि जब इस दुनिया में भगवान को मानते हो तो शैतान के वजूद को झुठलाना नहीं चाहिए। जिस तरह हम पॉजिटिव शक्तियों को चाहते हैं, उसी तरह हमें नकारात्मक शक्तियों के लिए भी हर पल तैयार रहना चाहिए। जयंत की मां ने अभी इतना कहा ही था कि अचानक जयंत ने झटके के साथ अपनी कार रोक दी। अचानक इस तरह ब्रेक मारने से जयंत की मां को सिर पर जोरदार चोट लगी और वह गुस्से में बोली, अरे अब क्या हुआ जो इस तरह से कार रोक दी? जयंत के मुंह से जब कोई जवाब नहीं आया तो उसने अपने बेटे की तरफ देखा, जो सड़क की तरफ अपनी उंगलियों से इशारा कर रहा था। जयंत की मां ने देखा तो उसके होश उड़ गए। कोई औरत काली साड़ी में एक हाथ में लालटेन को थामे सड़क को पार कर रही थी। उस औरत ने पलक झपकते ही सड़क को पार कर लिया। दोनों उंगलियां दबोचकर उस औरत को देख रहे थे। वह औरत अब धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। जयंत ने इस बार हिम्मत की और गाड़ी को रैकेट की तरह भगाने लग गया। अब वह साया सड़क के बीचों बीच था, लेकिन उसने कार रोकने की बजाय उसे उड़ा देना ही बेहतर समझा और एक्सीलेटर पर पांव दबा दिए। अगले पल वह साया उस कार के आर पार निकल गया, जैसे वह कोई धुआं हो, और निकलते निकलते कह गया, अरे बाबू, तनिक पीछे तो देख लो एक बार। उसकी माँ पीछे पलटने को होती है, तभी जयंत बोल पड़ता है, नहीं माँ, अब डरने की जरूरत नहीं है। अब उस चुड़ैल का खेल खत्म हो चुका है। जिसे तुमने देखा वह मात्र छलावा है और कुछ नहीं। यह सुनते ही दोनों एक साथ हंस पड़े। काफी समय के बाद दोनों एक साथ हंसते हुए अच्छे लग रहे थे। कुछ अनिष्ट न होने पर दोनों हल्की सी मुस्कान और खुशी के साथ अपने घर की ओर चले जाते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबने चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार। इस कहानी पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें और बताएं किसका रोल आपको बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही कहानियां लेकर मैं आपको जल्द मिलूंगा। तो दोस्तों, मुझे जरूर फॉलो कर दीजिए ताकि अगली कहानियों का आपको पता चले। आप सबका दिल से धन्यवाद। जल्द मिलूंगा नई कहानी के साथ।